कक्षा 11 के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं अध्याय 4 में समंक संग्रहण की प्रविधियाँ। यानी कि जो समंक हम संग्रह करते हैं, आंकड़े जो एकत्रित करते हैं, उसकी कौन कौन सी प्रविधियाँ या विधियाँ हैं, आज इस बारे में जानते हैं। पहली बात समझते हैं, सांख्यिकी का एक बहुत बड़ा भाग या एक अंश या हिस्से का विस्तार से अध्ययन करके ही एक बड़े समूह के लिए उपयुक्त निर्णय लेने से संबंधित है। यानी कि सांख्यिकी में क्या करना होता है, हमें एक बड़े समूह के अध्ययन, एक बहुत बड़े भाग उसका जो हिस्सा होता है उसका एक बहुत बड़े भाग और उसका या एक अंश या हिस्से का विस्तार से अध्ययन करना ही हमारे सांख्यिकी में बताया जाता है। नॉर्मा गिलबर्ट ने इस संबंध में परिभाषा दी है। नॉर्मा गिलबर्ट के अनुसार किसी समग्र में एक सुपरिभाषित समूह से संबंधित सभी व्यक्तियों या वस्तुओं को शामिल किया जाता है। यानी कि किसी समग्र में एक पूरी तरह से परिभाषित जो समूह है उसमें संबंधित सभी व्यक्तियों या वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जिनके बारे में प्रश्नोत्तर देने के लिए सूचना की आवश्यकता होती है। यहाँ समग्र से तात्पर्य बड़े समूह या समष्टि से है। वो कहते हैं कि एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वस्तु के बारे को शामिल किया जाता है और उससे प्रश्नों के द्वारा सूचना एकत्रित की जाती है। यही कहलाता है समंक संग्रहण। अब बात करते हैं अनुसंधान समरण करने की दो विधियां हैं। यानी कि अनुसंधान के जो हमने उसके लिए समंक हम जो इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, उसकी दो विधियां हैं। उसमें सबसे पहली विधि थी संगणना विधि, जिसको हम सेंसस भी कहते हैं। अब बात करते हैं सेंसस विधि क्या है। संगणना अनुसंधान विधि, जिसका तात्पर्य है समग्र की प्रत्येक इकाई के लिए आंकड़े एकत्रित करना। जैसे किसी उद्योग के मजदूरों की मासिक मजदूरी जानने के लिए प्रत्येक मजदूरी ज्ञात करेंगे और फिर उसका औसत निकालेंगे। मान लीजिए हम जैसे कि एक उद्योग लेते हैं, लोहा और इस्पात उद्योग में हम ये जानना चाहते हैं कि हर वहाँ पे औसत मजदूरी प्रत्येक व्यक्ति की क्या है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमें लोहा एवं इस्पात उद्योग की जितनी भी सारी इकाइयाँ हैं, सारी इकाइयों में सभी मजदूरों की जितनी मजदूरी मिलती है उसको हम एकत्र करेंगे, उनका टोटल करेंगे और टोटल में जितने मजदूरों की हमने ये मजदूरी ली है उतने मजदूरों की संख्या का हम भाग कर देंगे। तो हमें ये पता लग जाए कि इस उद्योग में औसत मजदूरी क्या मिल रही है। यानी कि इस पूरे उद्योग में लोहा एवं इस्पात उद्योग में प्रत्येक मजदूर की औसत मजदूरी क्या है, इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। इस आधार पर संगणना विधि की विशेषताएं निम्नलिखित हम बता सकते हैं। समग्र की प्रत्येक इकाई के आंकड़े एक याद करें। यानी कि इसमें जो भी पूरा समूह है उसकी प्रत्येक इकाई का आंकड़ा यहाँ इकट्ठा किया जाता है। यानी कि हमने उद्योग के सारी जितनी भी इस तरह के उद्योग थे उनकी सारी इकाइयों के सारे मजदूरों का हमने यहाँ मजदूरी ज्ञात की थी। समग्र के आधार पर प्राप्त परिणाम में अधिक शुद्धता व विश्वसनीय पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, हर एक मजदूर से उसकी मजदूरी पूछी गई है तो उसके आधार पर हमने उसका औसत निकाला है। तो यहाँ पर प्राप्त परिणाम जो होंगे वो अधिक शुद्ध व विश्वसनीय होंगे। संपूर्ण गणना के आधार पर प्राप्त समंकों का अन्य सर्वेक्षण में भी व्यापक प्रयोग किया जा सकता है। अब जो हमने संपूर्ण गणना की है, जो हमारे पास प्राप्त समंक आए हैं, उनका अन्य सर्वेक्षण अगर यदि कोई दूसरी प्रकार अनुसंधान करना चाहे कि वो मजदूरी के इतनी कम क्यों है या ज़्यादा क्यों है या डिफरेंस ज़्यादा क्यों है, ये हम इन आंकड़ों से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस संगणना अनुसंधान विधि की, यानी कि सेंसस विधि की गुण और दोष।
सबसे पहली बात यथार्थ व विश्वसनीय है। इसका सबसे पहला गुण यही है, यथार्थ व विश्वसनीय, क्योंकि प्रत्येक इकाई से प्रत्येक व्यक्ति से सूचना हम यहाँ लेते हैं, इसलिए ये यथार्थ व विश्वसनीय है। व्यापक अध्ययन है, निश्चित तौर पर बहुत सी इकाइयों का सभी इकाइयों को यहाँ पे सभी इकाइयों के सभी व्यक्तियों को यहाँ अध्ययन किया जाता आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ये व्यापक अध्ययन है। यानी कि बहुत वाइड कवरेज है इसकी, बहुत ज़्यादा इसमें व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। सीमित क्षेत्र व विविधता में उपयुक्त, जब समग्र का आंकड़ा छोटा तथा क्षेत्र सीमित हो तब तथा आंकड़ों में विविधता हो तो संगणना विधि ही उपयुक्त रहती है। जब समग्र का आंकड़ा छोटा, यानी कि जो जहाँ पर हम इकट्ठा कर रहे हैं वो छोटी जगह हो, यानी ऐसा नहीं बहुत पूरे देश से, तो ऐसी स्थिति में अगर क्षेत्र छोटा है और विविध प्रकार का है तो वहाँ पर हमें ये विधि कारगर साबित हो सकती है। दूसरी बात, अब बात करते हैं दोषों की। इसके अधिक खर्चीली प्रणाली है, निश्चित तौर से यानी कि क्या है, पूरी जो इकाइयाँ है समग्र हैं उसकी प्रत्येक इकाई के प्रत्येक व्यक्ति से सूचना यहाँ पर लेनी होगी, तो ऐसी स्थिति में बहुत अधिक आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि कई प्रश्नावलियों की आवश्यकता पड़ेगी या पर्चियों की आवश्यकता पड़ेगी या गणकों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी स्थिति में ये बहुत अधिक खर्ची प्रणाली होगी। दूसरी बात, अधिक लंबी अवधि की है, ये बहुत देरी होती है, लंबी अवधि है, यानी संगणना विधि में क्या है, परिणाम बहुत आसानी से नहीं निकलते, क्योंकि इसमें क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। हर एक व्यक्तियों के पहले डाटा इकट्ठा करना, फिर उन्हें इकट्ठा जोड़ना, फिर उनका योग करना, फिर उसमें टोटल जिन व्यक्तियों से हमने लिया उस टोटल से उसको योग संख्या का भाग देना, फिर उसका औसत निकालना। इस तरह से एक लंबी प्रक्रिया इसमें और इससे आंकड़े काफ़ी निकालने में काफ़ी समय लग जाता है। फिर आंकड़ों का संकलन करना, विश्लेषण करवा, निर्वचन करना, जिसमें काफ़ी समय प्रयोग होता है। नीरसता, निश्चित तौर पर है, अगर लंबी अवधि तक की कोई प्रक्रिया चलेगी तो उसमें कुछ समय बाद अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी स्थिति में परिणाम अशुद्ध होने की संभावना अधिक होती है। अनुपयुक्त, कई बार संगणना विधि का प्रयोग अनुपयुक्त व असंभव होता है, यानी कि जहाँ कुछ ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर ये संभव नहीं हो सकता है। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि आमों की टोकरी से सभी आमों को चक्का देखा जाए और सभी आम खराब हो जाएं, अतः नाशवान व, क्योंकि मान लें हमें ये जानना है कि इस टोकरी के आम कैसे हैं, तो अगर एक दो आम से काम पता लग जाए तो ये बात सही है, तो एक दो आमों को ही नुकसान होगा। लेकिन अगर सारे आमों को चखा दिया जाए तो वो आम फिर बेचने लायक तो बचेंगे नहीं, यानी कि तो हमने अनुमान तो निकाल लिया कि सारे आम खराब हैं या सही हैं, लेकिन वो बेचने लायक फिर थोड़ी बचेंगे। यही कहलाता है, यानी कि ये अत्यधिक कुछ जगह अनुपयुक्त हो, बिल्कुल निश्चित तौर पर अनुपयुक्त है। अब बात हम इस निष्कर्ष की जानते हैं कि इस आधार पर हम क्या कहें। उपरोक्त लाभ दोषों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संगणना प्रणाली ऐसे अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है जिनका क्षेत्र सीमित हो, यानी कि छोटी जगह पर हो, जहाँ विविध गुणों वाली इकाइयाँ हों, यानी कि जो इकाइयाँ उनके विविध गुण हों, तथा प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन आवश्यक हो, लेकिन प्रत्येक इकाई का अध्ययन आवश्यक हो, ऐसी हो जहाँ शुद्धता की अधिक मात्रा की आवश्यकता, यानी कि शुद्धता निकालना, बिल्कुल जो आंकड़े हमें निकालने हैं वो बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। अगर इस तरह की हमें आवश्यकता है तो हमें संगणना अनुसंधान की आवश्यकता ही पड़ेगी, यानी कि हमें यह संगणना विधि ही अपनानी ही उपयुक्त रहेगी। अब बात करते हैं दूसरी विधि, निर्दर्शन विधि। निर्दर्शन विधि क्या होती है? सैंपल मेथड से मतलब है यानी कि सैंपल इकट्ठे करना। निर्दर्शन विधि के अंतर्गत समंकों के समग्र में से चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एक पूरा टोटल एक समूह चुन लिया, उस समूह में से भी कुछ व्यक्ति चुन लिए, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं चुनी गई, यानी कुछ इकाइयाँ उसमें से चुन ली। इस विधि के अनुसार समंकों का संकलन करने के लिए समूह में से अनायास मतलब किसी भी कोई वैसी अनायास का मतलब है अचानक या दैविक आधार पर या किसी
मान्यता के आधार पर चुन लिया जाए, किसी व्यक्तियों को दैवीय आधार पर कुछ इकाइयाँ चुन ली जाएँ और इन्हीं चुनी हुई इकाइयों का निर्देशन या सैंपल कहते हैं। जो चुनी है हमने इकाइयाँ उस समूह में से यही कहलाती है निर्देशन विधि या सैंपल मेथड। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज में 1000 विद्यार्थियों की विभिन्न खेलों में रुचि ज्ञात करने के लिए क्या करा हमने, उनमें से 100 व्यक्ति यानी कि 1000 बच्चों में से 100 बच्चे चुन लिए और उन सभी से उन 100 जो हमने 100 चुने हैं वो ही कहलाती है। और उन 100 बच्चों से हमने पूछा कि आपकी किस खेल में रुचि है। उन 100 तो हमने 1000 बच्चों में से कितने चुने, 100 विद्यार्थी चुने और 100 विद्यार्थियों से हमने ये पूछा कि आपकी कौन से उसमें रुचि है, कौन से खेल में रुचि है। तो यही कहलाती है निर्देशन विधि। यानी कि हमने 1000 बच्चों में से 100 इकाइयाँ चुन ली और उन इकाइयों से हमने प्रश्न उत्तर करा। ये कहलाता है निर्देशन विधि या सैंपल विधि। अब बात करते हैं निर्देशन विधि के गुण व दोष। निर्देशन विधि के क्या है, मितव्ययिता। निर्देशन विधि में निश्चित तौर पर जहाँ हमें 1000 बच्चों पर वो करना था, हमें पूछताछ करनी थी, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, हमने 100 ही व्यक्तियों को केवल अध्ययन करा। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर ये कम खर्चीली प्रणाली होगी, यानी कि मितव्ययी प्रणाली है। समय व श्रम की बचत होगी, जिससे निश्चित तौर पर जहाँ हमें जितना टाइम 1000 बच्चों से पूछने में लगता उससे बहुत कम टाइम 100 बच्चों के पूछने में लगेगा। विश्वसनीय निष्कर्ष, निश्चित तौर पर ये निष्कर्ष इसमें विश्वसनीय होंगे क्योंकि हम जो उनका चुनाव करेंगे, जिन इकाइयों का चुनाव करेंगे वो वैज्ञानिक या अनायास का मतलब है अचानक चुनना, अचानक यानी कि अचानक चुन के उसको चुन लिया और उसमें से हम उन पर हम ये निर्देशन विधि कैसे आंकड़ा प्राप्त कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये विश्वसनीय होते हैं। विस्तृत अध्ययन संभव, निर्देशन विधि में इकाइयाँ कम होने के कारण अधिक विस्तृत, यानी कि पूरी हम आप 1000 व्यक्तियों से पूछते, अगर हम 10 सवाल सबसे पूछते 1000 व्यक्तियों से 10,000 सवाल पूछने पड़ते। अब लेकिन 100 व्यक्तियों से हम 10,000 की जगह अगर 10 की जगह 15 क्वेश्चन भी पूछ लें तब भी हमारे 10,000 प्रश्न ही बैठेंगे। तो ये विस्तृत अध्ययन यहाँ संभव है। वैज्ञानिक विधि, निश्चित तौर पर यह वैज्ञानिक विधि है क्योंकि निर्देशन के आधार पर निकाले जाते हैं निष्कर्षों की जांच समूह में अन्य निर्देशन लेकर व अध्ययन करके की जा सकती है। इसलिए निर्देशन रैंडम आधार पर चुने जाते हैं। सही है। तो ये जो पद्धति है, यानी कि जो चुनाव इकाइयों किया जाता है वो रैंडम पद्धति पर किया जाता है, यानी कि 10 में से एक ले लिया या एक नाम विशेष के या आ नाम के निकाल लिए, फिर बा नाम के निकालिए, सा नाम के, इस तरह से हमने निकाल पर उसका अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं इसके दोष की। उच्च स्तर की शुद्धता का अभाव। इस विधि में उच्च स्तर की शुद्धता का अभाव रहता है क्योंकि 1000 व्यक्तियों को हमने 100 व्यक्तियों में चुन लिया। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर उच्च स्तर की शुद्धता यहाँ हमें नहीं मिल जाएगी। हो सकता है 1000 में जो हमने 100 चुने हैं वो सारी हर तरह के किस्म के बच्चों का चुनाव ना हो पाए उसमें, निश्चित तौर पर ये संभव है। इसलिए उच्च स्तर की शुद्धता का स्वभाव हो रहता है। भ्रमात्मक निष्कर्ष संभव। इस विधि में चुनाव वैज्ञानिक व अनायास पर आधार पर किया जाता है, जो यानी कि भ्रम में डाल वाले निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं। कभी जरूरी नहीं है हर बारी हो, लेकिन वैज्ञानिक व रैंडम मेथड पर उनको चुनाया गया है तो निश्चित तौर पर जरूरी नहीं है वो सभी 100 व्यक्ति सभी 1000 व्यक्तियों का वो करें, यानी कि प्रतिनिधित्व करें। तो उस निश्चित तौर पर हो सकता है 100 में से 100 में एक ही तरह के सारे या 2-3 प्रकार के केवल व्यक्ति चुने गए, जबकि हुए हैं उसमें 1000 प्रकार के व्यक्ति। ये चीज़ कहलाती है। इससे ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर भ्रमात्मक निष्कर्ष संभव है। सजातीय के अभाव में, यानी अगर सजातीय आंकड़े नहीं हैं तो वहाँ ये इकाई बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। यानी कि जो अगर हम 2 आंकड़ों में विशेषता प्राप्त करना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में दूसरे आंकड़ों का सजातीय होना आवश्यक है। अब बात करते हैं निष्कर्ष। तो वर्तमान में निर्देशन विधि का प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये क्योंकि ये विधि सरल है, आसान है, इसलिए और वैज्ञानिक रूप से भी सही है। हमने देखा था इसका जो गुण है
और श्रम की बचत होती है, समय की बचत होती है, कम खर्चीली है, यानी कि इसके गुण के आधार पर इसका प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है और ये सरल भी प्रतीत होती है। किंतु इसके प्रयोग से अनुसंधान के उच्च स्तर की शुद्धता संभव नहीं है। अगर आप उच्च स्तर पर शुद्धता आंकड़ों से जो निष्कर्ष निकालना चाहते हैं वो इस उच्च स्तर की शुद्धता के निकलें, ऐसा इसमें संभव नहीं है। अतः अनुसंधान का क्षेत्र व्यापक हो, शुद्धता की आवश्यकता ना हो, समग्र की सभी इकाइयाँ लगभग एक जैसी हों, वहीं इसका प्रयोग उचित लगता है, उचित प्रतीत होता है। धन्यवाद।